गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा यानी फ्रेंड्स झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची के द्वारा जो आपका इंटरमीडिएट परीक्षा यानी फ्रेंड्स आर्ट्स फैकल्टी के लिए जो आपका ज्योग्राफी के लिए सेट नंबर 3 दिया गया, उसके लिए मैं पूरा सॉल्यूशन लेके आया हूँ। यानी फ्रेंड्स मैं आप लोग को पूरा आंसर बताने आया हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग बने रहिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, यानी फ्रेंड्स ये क्लास 12th का ये सब्जेक्ट भूगोल है। कुल मार्क्स होगा 35 और टाइम मिलेगा फ्रेंड्स 90 मिनट्स। क्लियर है? इसमें पहला जो क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स 1 से लेकर 7 तक वो ऑब्जेक्टिव होगा। कुल क्वेश्चन 19 होंगे। क्लियर है? तो फ्रेंड्स 1 से लेकर 7 तक जो क्वेश्चन होंगे उनमें से आप लोगों को 5 का जवाब देना है। अब 5 का जवाब देने के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? उसके साथ साथ 8 से लेकर 14 तक जो प्रश्न होंगे फ्रेंड्स, उसके लिए आप लोगों को 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें सभी के लिए 3 मार्क्स देंगे। आपको 50 वर्ड्स में लिखना है। और लास्ट 15 से लेकर 19 तक लॉन्ग होंगे। उसके साथ साथ देखिए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और इसमें 100 वर्ड्स लिखना है। क्लियर? आप 5 मार्क्स के लिए है ये। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी ड्यूटी के साथ। फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन फ्रेंड्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन ये बोल रहा फ्रेंड्स, परिवहन को परिभाषित करें, डिफाइन ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले देखिए परि यानी क्या होता है फ्रेंड्स, परि यानी होता है चारों ओर। परि यानी क्या होता है फ्रेंड्स, चारों ओर। यानी कि देखिए यहाँ वाहन है, वाहन यानी कि जो वाहन से हम लोग यात्रा करते हैं। यानी फ्रेंड्स परिवहन का अर्थ ये होता है ना, वस्तुओं या संपत्ति को एक स्थान से, याद रखिएगा फ्रेंड्स, वस्तुओं या संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो किया जाता है, ये वस्तु या संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य या जिससे ले जाया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं परिवहन। याद करिए रखिएगा फ्रेंड्स। अब परिवहन का हम लोग बोल सकते हैं परिवहन यानी चारों तरफ किसी वस्तु को अपने से चारों तरफ अगर किसी स्थान पर ले जाते हैं तो उसी के मार्ग को हम लोग बोलते हैं परिवहन। क्लियर है? अब इसका अगर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, परिवहन का स्रोत लिखे यानी कि सोर्स ऑफ परिवहन। तो फ्रेंड्स आप लोग लिख सकते हैं इसमें रेल परिवहन लिख सकते हैं, सड़क परिवहन लिख सकते हैं, जल परिवहन लिख सकते हैं, वायु परिवहन लिख सकते हैं, एटसेट्रा। यानी फ्रेंड्स इतना आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? तो परिवहन के बारे में मैं इतना बताने का प्रयास करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये लिख रहा है फ्रेंड्स, देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ पॉपुलेशन डेंसिटी। फ्रेंड्स सिंपल वे में आप लोग याद रखिएगा, अगर किसी देश की कुल आबादी को, फ्रेंड्स इसे याद रखिएगा, या यदि किसी देश की कुल आबादी को कुल क्षेत्रफल से, अगर हम लोग कुल क्षेत्रफल से अगर डिवाइड करते हैं तो जो प्राप्त होता है संख्या, उसे हम लोग बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। क्लियर है फ्रेंड्स? अर्थात देश की कुल आबादी को, फिर से सुनिएगा, देश की कुल आबादी को कुल क्षेत्रफल से, अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमें जनसंख्या घनत्व प्राप्त होता है। इसे आप लोग हमेशा के लिए याद रखिएगा। नहीं तो जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर निवासित औसत जनसंख्या से है। क्लियर है? अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देता हूँ ताकि आप लोग को लिखने में मददगार हो सके। देखिएगा फ्रेंड्स, मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। भारत का वर्तमान जनसंख्या घनत्व यानी कि फ्रेंड्स 2011 के जनगणना के अनुसार, भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वह 382 है। कितना है फ्रेंड्स? 382। इससे पहले यानी कि 2011 के जनगणना में 325 थे, लेकिन अभी वर्तमान समय कितना है फ्रेंड्स? 382 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ये याद रखेंगे। यानी कि वर्तमान समय भारत का जनसंख्या घनत्व कितना, फिर से मैं बताता हूँ, 382 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। क्लियर है? 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। इसे ध्यान में आप लोग रखेंगे। इसके साथ साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा यानी कि जनसंख्या घनत्व अगर सबसे ज़्यादा बोलेगा हाइस्ट में अगर बोलेगा तो सबसे ज़्यादा अगर हाइस्ट में अगर आप लोग को बोलता है फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपका स्टेट बिहार में, यानी कि बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। और सबसे कम अगर बोलेगा तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में। इसे ध्यान में आप लोग रखिएगा। यानी भारत का जनसंख्या घनत्व कुल कितना है फ्रेंड? 382। यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना? 382 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। क्लियर है? और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, किस राज्य का? बिहार का। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। इसे ध्यान में आप लोग रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये बोल रहा है बाढ़ क्या है, व्हाट इज फ्लड। तो बाढ़ क्या होता है? देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स बाढ़ बारे में आप लोग को बताता हूँ। बाढ़ एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। यानी फ्रेंड्स आप लोग लिख सकते हैं बाढ़ एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है जो अत्यधिक वर्षा होने के कारण नदियों की क्षमता को
उसके सामान्य से अधिक होने के कारण होता है। यानी कि फ्रेंड्स बाढ़ क्या है? बाढ़ एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है जो अत्यधिक वर्षा होने के कारण नदियों की क्षमता को दूर करके पूरे पानी की बौछार कर देता है या अफवाह को तोड़ देता है, उसे क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? बाढ़। नेक्स्ट, मानव प्रवास से आप क्या समझते हैं? प्रवास फ्रेंड्स, सबसे पहले माइग्रेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रवास। मानव प्रवास का अर्थ होता है अगर मानव अपने जीवन जीवन चलाने के लिए अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर जाते हैं या स्थानांतरित होते हैं, तो इसी घटना को हम बोलते हैं प्रवास, मानव प्रवास। अर्थात एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर बसने के अधिकार को क्या बोलते हैं? मानव प्रवास। इसके पीछे तत्कालिक कारण क्या हो सकते हैं? आर्थिक कारण हो सकते हैं, रोजगार हो सकते हैं, शिक्षा हो सकते हैं, एटीसी आप मान सकते हैं। क्लियर है? एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ, देखिए भारत में मानव प्रवासी दिवस मनाते हैं, यानी कि फ्रेंड्स भारत में प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ पूरे विश्व में 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, खरीफ फसल क्या है? फ्रेंड्स फसल के बारे में क्या होता है? फसल सबसे पहले क्या होता है ना, एक ही जगह पर यानी एक ही जगह पर अगर बहुत साल बाद यानी कि बहुत सारे किस्म की अगर कृषि की जाती है तो उससे हम लोग बोलते हैं फसल। क्लियर है? अब देखिए ये जो कृषि की जाती है गर्मी में अलग, ठंडा में अलग, बरसात में अलग। तो देखिए सबसे पहले खरीफ फसल का संबंध क्या है? मौसम से संबंधित होता है, यानी कि फसल का एक रूप है, यानी ये मौसम से है। तो ये देखिए आप लोग को मैं एक ट्रिक बताता हूँ, नाजो यानी वे फसल जो नवंबर मंथ में, ध्यान दीजिएगा मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जो नवंबर अक्टूबर मंथ में बोई जाती है और अप्रैल मई में यानी अप्रैल मई में काट ली जाती है, नवंबर में बोई जाती है, उसे बोलते हैं फ्रेंड्स रबी फसल, यानी क्या बोलेंगे उसे? रबी फसल। क्लियर है? लेकिन जो जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं उसे बोलते हैं खरीफ फसल। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन क्या होता है? खरीफ फसल। तो वे फसल जो जून जुलाई में, मैं लिख देता हूँ, वे फसल जो जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में काट लेते उसे बोलते हैं खरीफ फसल। जैसे चना, सॉरी, जैसे चावल। क्लियर है? अगला, साक्षरता से आप क्या समझते हैं? फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साक्षरता, देखिए सबसे पहले साक्षरता, लिटरेसी। साक्षरता होता क्या है फ्रेंड्स? देखिए साक्षर होना क्या होता है, यानी कि साक्षर होना का अर्थ क्या होता है? पढ़ने तथा सीखने की क्षमता से संपन्न होना। देखिए एक होता है शिक्षा, शिक्षा का अर्थ होता है फ्रेंड्स आप किसी जगह से आप लोग को ज्ञान प्राप्त होना, ये होता है शिक्षा। लेकिन साक्षरता का अर्थ होता है ये आपको किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान, उसके बारे में अच्छा से तरीके से पता होना, ये होता है साक्षरता। यानी कि आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल के अगर आप बढ़िया से यूज करें तो आप साक्षर व्यक्ति कहलाएंगे। क्लियर है? और शिक्षा यानी कि हर जगह से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग कहीं से कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो शिक्षा हो गया, लेकिन अगर उसके स्रोत के बारे में आप लोग जान गए तो आप लोग को साक्षर कहा जाएगा। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले देखिए साक्षरता क्या होता है ना, साक्षर होने का अर्थ होता है ना पढ़ने तथा लिखने की क्षमता से संपन्न होना। यानी फ्रेंड्स इसमें पढ़ने और लिखने की क्षमता से संपन्न होना, यानी आपके अंदर पढ़ने और लिखने की कैपेसिटी होना। क्लियर है? अब याद रखिएगा आप लोग को मैं बताता हूँ, देखिए सबसे पहले भारतीय, यहाँ मैं जो बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिख सकता है या पढ़ने की योग्यता हासिल कर सकता है तो उसे साक्षर मानेगा। यानी फ्रेंड्स इसे याद रखिएगा, भारत में एक कमीशन चलता है, उस कमीशन का नाम है, ध्यान दीजिएगा मैं बता रहा हूँ, भारत में एक कमीशन चलता है, उस कमीशन का नाम है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। यानी फ्रेंड्स राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई भारत का व्यक्ति, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन मैं लिख देता हूँ, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, आप लोग स्पीड करके देखेंगे ताकि आप लोग को बोरिंग ना लगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए भारत के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम, ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति फ्रेंड्स अपना नाम, ठीक है, अपने नाम लिखने तथा उसे पढ़ने की योग्यता हासिल कर सकता है, कर लेता है, नाम लिखने या पढ़ने का अगर योग्यता हासिल कर सकता है फ्रेंड्स तो उसे साक्षर कहते हैं। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? साक्षर। और इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा वर्ष 2011, यानी फ्रेंड्स याद रखिएगा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उस व्यक्ति को साक्षर कहा गया जिसका उम्र 7 वर्ष है। यानी फ्रेंड्स 7 वर्ष से अधिक उम्र वाले उस व्यक्ति को साक्षरता कहा गया जो 7 वर्ष से अधिक उम्र में अपना नाम पढ़ लिख लेता है, अपना नाम लिख लेता है और पढ़ सकता है, उसे साक्षरता के लिस्ट में घोषित किया गया। क्लियर है? यानी 7 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जो अपना नाम लिख सकते हैं, अपना नाम पढ़ सकते हैं या किसी चीज़ को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे साक्षर कहा गया। क्लियर है? अब मैं ये भी बताता हूँ भारत में जो साक्षरता का अनुपात है, यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत में जो लिटरेसी रेट है, याद रखिएगा 74 पॉइंट, मैं लिख देता हूँ
ताकि कन्फ्यूजन हो। फ्रेंड्स, भारत में साक्षरता जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 74 पॉइंट यानी 74.04% है, ये था। जिसमें फ्रेंड्स मेल का जो था वह 82%, 82.14 है, और फीमेल का था फ्रेंड्स 65.14 था। क्लियर है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा साक्षर अगर राज्य बोलेगा तो आपका केरल था। कौन था फ्रेंड्स? केरल था। लेकिन सबसे कम साक्षर वाला राज्य था वो बिहार था। कौन सा था फ्रेंड्स? बिहार। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं? फ्रेंड्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। स्वर्णिम चतुर्भुज का अर्थ मैं बताता हूँ। सबसे पहले स्वर्णिम चतुर्भुज की ध्यान दीजिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज की सबसे पहले संकल्प यानी 1995 में स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में सबसे पहले मन में जो बात आया था वह 1995 में उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आए थे। क्लियर है। तो उन्होंने स्वर्ण चतुर्भुज के बारे में सबसे पहले अपना अवधारणा किया था। क्लियर है। तो उनका कहने का स्टेटमेंट ये था, देश के बड़े बड़े शहरों को जोड़ना, देश के बड़े बड़े शहरों को जोड़ने का जो कंसेप्ट चला था उसे बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। देश के बड़े बड़े महानगरों को एक ही लाइन से जोड़ने का जो संकल्प चला था उसे बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। तो फ्रेंड्स, इसकी जो स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज का जो स्थापना हुआ था, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो स्वर्णिम चतुर्भुज का जो स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 2012 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 2012 में हुआ था। क्लियर है। अब देखिए, इसकी अगर आता है कुल लंबाई कितनी है फ्रेंड्स, अगर इसकी कुल लंबाई कितनी अगर आती है ना, तो याद रखिए 5846 किलोमीटर है। यानी स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितना है? 5846 किलोमीटर है। क्लियर है। अब मैं ये बताता हूँ, देखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज है इसकी लंबाई मैं लिख देता हूँ 5846 किलोमीटर। ठीक है। ये भारत के कुल 4 महानगरों में विभाजित है। यानी फ्रेंड्स, अगर आप लोग भारत का मानचित्र बनाते हैं, अगर आप लोग भारत का मानचित्र बनाते हैं, मैं थोड़ा सा मिस्टेक किया, कोई बात नहीं। अगर आप लोग भारत का मानचित्र बनाते हैं तो इसमें ध्यान देंगे आप लोग, भारत के सबसे बड़े 4 बड़े नगर। यानी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए चतुर्भुज इस टाइप से बनता है, आप लोग को बढ़िया से पता है जानकारी इसके बारे में, इस टाइप से बनता है ना फ्रेंड्स। अब देखिए, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं बता, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपका स्टेट दिल्ली है। क्लियर है। यहाँ पे क्या है? कोलकाता। नीचे नीचे मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे चेन्नई है फ्रेंड्स, यहाँ पे मुंबई है। यानी फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान में रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। यानी फ्रेंड्स, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में, यह मुंबई के 4 महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत जोड़ा गया है, जिसकी कुल लंबाई कितने 5846 किलोमीटर है। क्लियर है फ्रेंड्स। इसे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है। और इसमें अगर NH की बात करते हैं तो NH 16 आता है। क्लियर है। इसे ध्यान में आप लोग रखेंगे। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, इसका अगर बोले स्वर्णिम चतुर्भुज का जो आकार कैसा है, तो क्वाड्रिलेटरल कैसा है? क्वाड्रिलेटरल कैसा? देखिए, मैं अपने को बना दिया था। ठीक है। नेक्स्ट, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में लिखना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को ये जानना पड़ेगा परंपरागत ऊर्जा स्रोत, परंपरागत ऊर्जा होता क्या है। देखिए, वे ऊर्जा, सबसे पहले इसे गैर नवीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? गैर नवीकरण। गैर, देखिए, एक होता है नवीकरण, नवीकरण जैसे हो गया सूर्य का प्रकाश जो कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स, गैर नवीकरण, गैर नवीकरण संसाधन उस संसाधन को कहते हैं या उस ऊर्जा को कहते हैं जो कभी भी समाप्त हो सकता है, यानी जो समाप्ति के कगार पे है, उसे हम लोग बोलते हैं गैर नवीकरण संसाधन। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, बायोमास या फिर प्राकृतिक गैस, बिजली, इसे बोलते हैं गैर नवीकरण ऊर्जा या फिर परंपरागत ऊर्जा। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है इसका स्रोत लिखना है। फ्रेंड्स, इसका स्रोत आप लोग आसानी तरह से लिख सकते हैं। तो इसका स्रोत लिख सकते हैं कोयला, पेट्रोलियम, बायोगैस या फिर प्राकृतिक गैस। क्लियर है। नेक्स्ट, भारत में कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को कृषि के बारे में बोल रहा, तो देखिए, सबसे पहले कृषि के बीच क्या क्या समस्या हो सकता है। पहला फ्रेंड्स, वो सबको उसके अनुसार उसका टैक्स नहीं मिलता है। ठीक है। फिर ग्रामीण शहरी विभाजन का हो सकता है। ठीक है। यानी उसको पेंशन नहीं मिलता है। फिर कर्ज भी हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं टीवी के अनुसार, वो जितना MSP रेट होता है उसके अनुसार उसको चार्ज नहीं मिलता है। बहुत सारे कालीन कारण है, लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट, प्रवास के परिणामों को वर्णन करें। फ्रेंड्स, प्रवास, प्रवास में बताया था, अगर कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जहाँ पे जाते हैं बसने के लिए तो उसे बोलते हैं प्रवास। तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, आप लोग उसी के अनुसार बता सकते हैं। उसका लिटरेसी रेट बढ़ सकता है, किसी जगह पे जाता है तो वहाँ पे आबादी बढ़ सकता है। ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को बुक के अनुसार पढ़ के लिख सकते हैं। नेक्स्ट, बहुउद्देशीय परियोजना। देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना, देखिए, जब बहुत सारे उद्देश्य को जोड़कर किसी प्लानिंग किया जाता है, यानी किसी प्रोजेक्ट की तैयार किया जाता है तो उसे बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। तो फ्रेंड्स, मैं बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में आप लोग याद रखिएगा। जैसे दामोदर घाटी परियोजना, यानी जिसे बोलते हैं DVC, है 1948 में हुआ था। फ्रेंड्स, देखिए, यहाँ पे नदी के साथ साथ सिंचाई हो गया।
ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना उसे कहते हैं जो नदियों की घाटी पर बड़े बड़े बांध बनाकर ऊर्जा ऊर्जा या फिर सिंचाई किया तो उसे बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना, जैसे कि डीवीसी के बारे में चला गया था, ठीक है। यानी कि बहुत सारे उद्देश्य लेकर नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई करना या फिर बिजली का उत्पादन करना, ये सब जैसे अगर कोई प्लानिंग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। क्लियर है। नेक्स्ट, रेल परिवहन की विभिन्न समस्याओं को वर्णन करें। फ्रेंड्स, रेल परिवहन के बारे में आप लोग पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोला फ्रेंड्स समस्या के बारे में, तो आप लोग बुक से स्टडी करके लिख सकते हैं। और रेल परिवहन आप लोग समझ सकते हैं, जो रेल जो चलता है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स भारत में जो रेल चला था, ध्यान दीजिएगा, 16 अप्रैल को चला था। कब चला था? 16 अप्रैल 1853 को चला था। इसलिए भारत में प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाते हैं। और ये 34 किलोमीटर चला था, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच चला था। क्लियर है। नेक्स्ट, किस देश में औद्योगिक विकास में लौह इस्पात उद्योग का महत्व क्या है? किसी देश में, देखिएगा फ्रेंड्स, किसी देश में औद्योगिक विकास में लौह इस्पात उद्योग का क्या महत्व है? फ्रेंड्स, लौह इस्पात उद्योग के बारे में लिखना है, यानी कि जो लोहा से प्राप्त होता है। क्लियर है, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट, प्रदूषण एवं प्रदूषक के बीच अंतर को लिखे। फ्रेंड्स, काफ़ी इजीली और काफ़ी माइंड वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रदूषण समझिए आप लोग होता क्या है। प्रदूषण देखिए, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब हम लोग सुनते हैं प्रदूषण है। लेकिन ये होता क्या है? देखिए, वह जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है फ्रेंड्स, प्रदूषण जो होता है ना, वह पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। यानी प्रदूषण जो होता है पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। क्लियर है। लेकिन प्रदूषक उसे कहते हैं जिसके कारण पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। क्लियर है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ मानते हैं फ्रेंड्स ध्वनि प्रदूषण हुआ, तो ध्वनि प्रदूषण तो पूरे पर्यावरण को बर्बाद करता है। लेकिन ध्वनि प्रदूषण के पीछे रीजन क्या है? डीजे साउंड होता है ना, या फिर तेज आवाज़, तो ये जिसके कारण हो रहा है वह कहलाएगा प्रदूषक। लेकिन जो हो रहा है उसे बोलेंगे प्रदूषण। मान लीजिए वायु प्रदूषण मानते हैं, तो वायु एक प्रदूषण है जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? वायु प्रदूषण क्या है? सीएफसी गैस, या फिर गैस को और छोड़ना, ठीक है। या फिर जो हम लोग शीशा का यूज करते हैं, जैसे कि देखिए, हम लोग अगर गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल इंजन चलाते हैं, तो उसमें भी तो शीशा के कण रहता है ना, तो वो सब हो गया आप लोग का प्रदूषक। क्लियर है। आप लोग समझ कर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिख रहा फ्रेंड्स, जल प्रदूषण को परिभाषित करें। तो जल को प्रदूषित करना जल प्रदूषण कहलाता है। अब इसके बारे में आप लोगों को पॉइंट्स खुद लिख सकते हैं, किस टाइप से लिख करना है। क्लियर है। नेक्स्ट, भारत में कोयला के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें। फ्रेंड्स, भारत में कोयला के बारे में लिखना है, कहाँ से प्राप्त होता है। फिर कोयला के बारे में प्रकार भी लिख सकते हैं। तो कोयला के बारे में आप लोग प्रकाश लिखते हैं, झारखंड के झरिया में भी पाया जाता है, रानीगंज में पाया जाता है। और कोयला का कुल 4 प्रकाश होता है, याद कर लीजिए। ABLP, यानी ABLP ऐसे होता है फ्रेंड्स एंथ्रासाइट कोयला, जो काफ़ी उच्च कोटि की होती है। यह केवल भारत के जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। क्लियर है। 20 होता है फ्रेंड्स बिटुमिनस कोयला, जो झारखंड में पाई जाती है। और बिटुमिनस कोयला का प्रयोग हम लोग घर में करते हैं, जो हम लोग घर में जो यूज करते हैं वह बिटुमिनस कोयला होता है। क्लियर है। अगला होता है लिग्नाइट कोयला। इसे इसमें इसमें ये होता है पीट, सबसे कम मात्रा में जो ऊर्जा देते हैं उसे बोलते हैं पीट कोयला। फिर उससे थोड़ा सा अधिक देता है लिग्नाइट कोयला, फिर देता है बीटा, सबसे ज़्यादा मात्रा में देता है एंथ्रासाइट। ठीक है। अब इसके बारे में आप लोग पूरा लिख सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रेंड्स क्वेश्चन ये देखिए, भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों की विवेचना करें। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को मैं एक बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जनसंख्या के बारे में लिखना है। जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं। क्लियर है। और जनसंख्या को जिसके अंतर्गत देखिए, जनसंख्या को जो काउंटिंग करते हैं, यानी प्रत्येक 10 वर्ष में जनसंख्या को काउंटिंग करते हैं, इस विधि को कहते हैं फ्रेंड जनगणना। क्या बोलते हैं? जनगणना। मैं आप लोग को जनगणना की ओर लेके आता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में आप लोग आ सकता है। तो देखिए, जनगणना के बारे में आप लोग को जो इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, जनगणना जो होता है ना, भारत में आर्टिकल नंबर भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 246A के अंतर्गत जनगणना प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष के अंतर्काल पे की जाती है। क्लियर है। और ये इस संवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है फ्रेंड्स? संवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। और ये हमेशा होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है। अब इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, चाय उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं एवं वितरण को वर्णन करें। फ्रेंड्स, चाय यानी जो चाय के लिए भौगोलिक उत्पादन को लिखना है। फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों को तापमान लिखना है, ठीक है, मौसम वगैरह के बारे में लिखना है, वर्षा लिखना है, ठीक है, ये चीज़ लिखना है। नेक्स्ट, भारतीय नदियों को भारत के मानचित्र पर रेखांकित करें, यानी नर्मदा, गोदावरी, गंगा, कावेरी और महानदी। यानी ये है फ्रेंड्स आप लोगों का क्वेश्चन। ठीक है। तो आप लोग को मानचित्र के देख कर भी आप लोग को पता नर्मदा नदी। सबसे फ्रेंड्स, नर्मदा नदी के बारे में आप लोग को जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। आप लोग को मैं 1 मिनट सब बताता हूँ। सबसे पहले अब याद रखिए, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। गोदावरी
जी बिल्कुल फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को मैं कुछ बताता हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे पहले नर्मदा नदी। फ्रेंड्स, आप लोगों को नर्मदा नदी के बारे में ये बताता हूँ। यह जो है ना, विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित होती है, जो कि फ्रेंड्स ये आपका जो होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये आपका मध्य प्रदेश पास होते हैं। कहाँ फ्रेंड्स होते हैं? मध्य प्रदेश के जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर, यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर को बोलते हैं जबलपुर पास होता है, ठीक है। वहाँ से ही निकलता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स गोदावरी नदी। फ्रेंड्स गोदावरी नदी जो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, क्लियर है। गंगा गंगा नदी के बारे में तो बताने ही। गंगा कहाँ से निकल? उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। आती है कावेरी। फ्रेंड्स कावेरी नदी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो कावेरी नदी के बारे में बताना चाहिए, यह का से कावेरी, का से कर्नाटक, यानी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है। अब लास्ट आता है महानदी। फ्रेंड्स महानदी, महानदी बारे में आप लोग ये बता सकते हैं, देखिए महानदी यह छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा के बारे में लिख सकते हैं, छत्तीसगढ़ ही लिखिए, क्लियर है ये। अच्छा, अब मैप से बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए गंगा नदी, तो फ्रेंड्स गंगा नदी देखिए ये उत्तराखंड से आता है, यहाँ पे आप लोग दर्शा सकते हैं गंगा नदी, क्लियर है। गंगा यानी उत्तराखंड से लेके ये पूरा लास्ट में गिर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को मैप के अनुसार बनाना पड़ेगा ये पूरा। देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखिए सबसे पहले यहाँ पे गंगा हो जाएगा, क्या होगा फ्रेंड्स? गंगा नदी, जो कि यहाँ उत्तराखंड में आया, फिर यूपी में गया, फिर कुछ बिहार में गया, ठीक है। बिहार से फिर यहाँ पश्चिम बंगाल में, कुछ झारखंड में, लास्ट में ये बांग्लादेश होके कहाँ गिर गया? वो बंगाल की खाड़ी में, क्लियर है। गंगा नदी हो गया। अब इसके बाद देखिए मैं बताता हूँ अगला। अगला फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए गोदावरी नदी। तो फ्रेंड्स गोदावरी नदी जो यहाँ से निकलती है, नहीं महाराष्ट्र से, यहाँ बता रहा हूँ, ये गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलते निकलते देखिए, महाराष्ट्र के नासिक जिले से ये निकलते 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 ये आपका कहाँ चल जाती है? नीचे, यानी कि इंदिरा यहाँ पे चल जाती है, क्लियर है। गोदावरी नदी, क्लियर है। अगला अगला था फ्रेंड्स आपका महानदी। तो महानदी के बारे में याद रखिए, उड़ीसा से निकलते हैं, यानी फ्रेंड्स यहाँ से ही निकलेगी, उड़ीसा से। उड़ीसा से आपका महानदी निकलती है, ठीक है। अब आते हैं फ्रेंड्स कावेरी नदी। तो कर्नाटक फ्रेंड्स, कर्नाटक आपका यहाँ से लिख सकते हैं, क्लियर है। अब लास्ट आता है कौन? एक और कौन सा नदी था फ्रेंड्स? आप लोग ध्यान दिए थे, नर्मदा हो गया ना, हाँ नर्मदा। तो नर्मदा इसी से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को सामने बता सकते हैं, क्लियर है। तो चलिए ये था, आप लोग को मैं पूरा बताने का प्रयास करूँ। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आप लोग को इसके बाद वाले वीडियो में अपलोड कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन। थैंक यू सो मच।